हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 विषय भूगोल का मॉडल पेपर नंबर 1 हल करेंगे, जो कि आपके आरबीएसई बोर्ड के द्वारा। दोस्तों चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। चलिए आज मिलकर संघर्ष करते हैं ताकि हमारी जीत है वो शानदार तरीके से हम परीक्षा में 56 में से 56 अंक प्राप्त कर सके। इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। प्यारे साथियों, आपको इसी चैनल पर कक्षा 12 के सभी मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपके जो खंड ए यानी सेक्शन ए है वो आपके MCQ प्रश्नों से संबंधित है। इसमें पहले प्रश्न में आपके 18 भाग दिए होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का होगा, यानी कि पहला प्रश्न आपके 9 नंबर का है। पहला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी। यानी कि भौतिक नियम आपको वर्ड पकड़ना है, ये आपके परिभाषा है पॉल विडाल डी ला ग्लास ने दी। इसमें आपके जो ऑप्शन दे है वो सही है। उसके बाद है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। नवनिश्चयवाद की संकल्पना आपके जो है वो टेलर ने प्रस्तुत की। इसमें आपके ऑप्शन से सही है। आगे तीसरा है, मोल्थस ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत कब किया। मोल्थस ने आपका सिद्धांत 1758 में प्रस्तुत किया गया, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन से सही है। आगे चौथा प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारक कौन सा है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारक जो आपके है वो नगरीय है। इसमें आपके जो पुस्तक में है वो खनिज भी आर्थिक कारक में दिए गए, लेकिन खनिज है वो आपके आर्थिक और प्राकृतिक दोनों में आता है, क्योंकि ये भूमि से निकाला जाता है, जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है और इससे आर्थिक क्रिया भी होती है, आय भी प्राप्त होती है, इसलिए ये आर्थिक कारक भी है। इसमें आपके दो ऑप्शन है, तो जो नगरीय है वो आपके आर्थिक कारक माना जाएगा। इसमें आपके ऑप्शन द है वो एकदम सही है। आगे आपके 500 प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार 10वें स्थान पर कौन सा देश स्थित है। आपके 10वें स्थान पर है वो है डेनमार्क, यानी इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। आगे आपके छठवां प्रश्न है, निम्न में से रोपण कृषि फसल कौन सी, यानी कि इसमें आपके जो रोपण कृषि की फसल कौन सी है। रोपण कृषि की फसल है वो है चाय। आगे सातवां प्रश्न है, खनिज आधारित उद्योग कौन सा। खनिज आधारित उद्योग है वो है उद्योग और चीनी उद्योग आपके जो है वो कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि इसमें कच्चा माल जो है वो गन्ना प्रयुक्त होता है। और खनिज आधारित आपके सीमेंट है। इसमें आपके ऑप्शन बे सही है। आगे आपके 8वां प्रश्न है, सूचना आधारित उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित। जो आपके सूचना आधारित उद्योग यानी IT आधारित जो भी उद्योग है वो आपके चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। आगे है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में किया गया। यानी कि आर्यभट्ट उपग्रह वो भारत ने कब भेजा था। ये आपके 1979 में भेजा था। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। आगे आपके 10वां प्रश्न है, हुगली नदी किस नदी की शाखा है। ये जो आपके हुगली नदी है ये गंगा नदी की शाखा है। इसमें आपके ऑप्शन ए सही है। आगे 11वां प्रश्न है कि प्रशांत रेल मार्ग से कौन से दो नगर जुड़े हुए हैं। प्रशांत नगर से आपके जो न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को जुड़े हैं, ये दो महत्वपूर्ण नगर है। और प्रशांत रेल मार्ग जो आपके है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेल मार्ग है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है। केरल का जनसंख्या घनत्व आपके 859 है। तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तलचर कोयला क्षेत्र आपके जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। यह आपके कोयला खनिज से संबंधित है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI का प्रचालन आपके है वो 1995 में प्रारंभ हुआ। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। अगला प्रश्न है, तुतिकोरिन पतन का विकास किस पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया। तुतिकोरिन पतन का विकास आपके चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया। ये आपके जो पतन है इनको आपको ध्यान रखना है, ये किस राज्य में स्थित है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, और आपको इनको मैप में भी दर्शाना आना चाहिए। आपके मैप में भी पूछे जा सकते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न में से गैरिसन छावनी नगर है। गैरिसन या छावनी नगर आपके है वो उधमपुर है। इसमें आपके ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न है, बाह्य स्रोतन गतिविधि किस प्रकार का क्रियाकलाप का अंग है। बाह्य स्रोतन गतिविधि आपके है वो चतुर्थ क्रियाकलाप है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान सीमा को साझा करता है। आपके जो जम्मू कश्मीर है भारत पाकिस्तान सीमा को साझा करता है, यानी कि ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको जो रिक्त स्थान दिया होगा इसको आपको पाठ्य पुस्तक से भरना है, या आपके फैक्ट बेस्ड होंगे।
इसमें पहला है हर जगह का अध्ययन चिकित्सा भूगोल में किया जाता है। चिकित्सा भूगोल में अध्ययन किसका किया जाता है? चिकित्सा भूगोल में महामारी या बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी खाल जगह 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या खाल जगह से अधिक दर्ज की गई। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या है वो 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। आपके इसमें तीसरा प्रश्न है क्रय शक्ति को खाल जगह डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है। इसमें आपको ऐसा भी दिया जा सकता है क्रय शक्ति को खाल जगह के संदर्भ में मापा जा सकता है, क्रय शक्ति को अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापा जा सकता है। यह प्रश्न आपके एज इट इज अतिरिक्त या एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि क्रय शक्ति को किस में मापा जाता है। यह आपके बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। नीदरलैंड खाल जगह उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है, यानी कि नीदरलैंड है वो किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नीदरलैंड आपके पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। 5वां प्रश्न है विश्व के खाल जगह सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के सर्वाधिक 10 आबाद देशों में वो विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। छठी खाल जगह प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है खाल जगह कहलाती है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो योजक कहलाती है। इसमें आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रत्येक सड़क जो दो खाल जगह को जोड़ती है वो योजक कहलाती है। यह आपको पूरी परिभाषा का ध्यान रखना है। भारत में रेडियो प्रसारण सन खाल जगह में प्रारंभ किया गया। भारत में रेडियो प्रसारण आपके है वो 1923 में प्रारंभ किया गया। 8वां प्रश्न है वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर खाल जगह प्रतिशत था। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, यानी कि 100 में से 31 लोग है वो नगरों में निवास करते थे। 9वां प्रश्न है सन खाल जगह में भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर 46.14% दर्ज की गई, यानी कि 1981 में आपके है वो नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई। 10वीं खाल जगह जयपुर एक खाल जगह नगर है। जयपुर एक प्रशासन नगर है, यानी कि जयपुर एक राजधानी है। जो राजधानी शहर है वो सभी प्रशासन नगर के अंतर्गत आते हैं। 30वां प्रश्न आपके अतिलोकरात्मक प्रश्न से संबंधित है। इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और आपको इसको 1 से 2 लाइन में ही उत्तर देना है, 2 लाइन से अधिकतम नहीं। इसमें आपके परिभाषा या कोई सन या कोई फैक्ट पूछा जा सकता है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। और याद रखना भारत की पहली संपूर्ण जनगणना है वो 1881 में हुई थी, यानी कि इस संपूर्ण शब्द का आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण पूछे तो 1881 या सिर्फ पहली पूछे तो 1872। वर्ष 2014-15 में भारत की अर्थव्यवस्था में भू उपयोग के किन संवर्गों में वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि भूमि उपयोग के जो संवर्ग हैं वो किन के प्रतिशतों में वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि अधिक हुए। इसमें आपके है वन गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, स्थायी चारागाह, वर्तमान प्रतिभूमि व निवल बोए गए क्षेत्र में आपके वृद्धि दर्ज की गई। आपसे इनके कारण भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि वन क्षेत्र में वृद्धि किस कारण दर्ज की गई? वन क्षेत्र में वृद्धि है वो सीमांकन के कारण दर्ज की गई। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वृद्धि आपके है वो द्वितीय क्रियाकलाप वृद्धि के कारण दर्ज की गई। स्थायी चारागाह में वृद्धि आपके है वो चारागाहों को पट्टे देने के कारण दर्ज की गई। वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि है वो भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए की गई। और निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि आपके है वो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति के लिए क्षेत्र में वृद्धि की गई, जबकि अन्य संवर्गों में कमी हुई। 20 वर्षीय सड़क योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना प्रारंभ की गई, यानी कि भारत में 10 सड़कों की जो हालत सुधारने के लिए भी एक योजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य है वो अगले 20 वर्ष रखा गया। भू निम्नीकरण से क्या तात्पर्य, यानी कि भू निम्नीकरण की परिभाषा लिखनी। स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी होना भू निम्नीकरण कहलाता है। 5वां प्रश्न है अशोधित जन्म दर की गणना का सूत्र बताइए। अशोधित जन्म दर की गणना का सूत्र है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 100। इसमें आपको बच्चों की संख्या और कुल जनसंख्या देकर भी पूछा जा सकता है इसकी जन्म दर क्या होगी, और इसकी जगह आपको है वो जनसंख्या घनत्व का भी सूत्र पूछा जा सकता है, या जनसंख्या और क्षेत्रफल देकर जनसंख्या घनत्व निकालना भी पूछा जा सकता है। आपको ये 2-3 सूत्र ध्यान रखना है। 6वां प्रश्न है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या बताइए, यानी कि मानव विकास प्रतिवेदन HDI 2020 के अनुसार जो निम्न स्तर वाले देशों की संख्या वो है 33। अगला प्रश्न है डंपिंग का परीक्षण कीजिए। घरेलू देश में किसी अन्य देश द्वारा वस्तुएं डंप करने पर घरेलू उत्पादकों को हानि होती है, क्योंकि अन्य देश जानबूझकर कम कीमत पर वस्तुएं विक्री करता है, यानी कि कोई देश विदेश में अपना माल बेचना चाहता है, इसलिए वह अपनी कीमत कम करके विदेशों में भेजता है ताकि विदेशों के मार्केट पर उसका अधिकार हो सके। ये भारत में जो चाइना का माल बिकता है इसका मुख्य कारण यही है कि चाइना वस्तु बहुत सस्ती बेचता है ताकि लोग भारतीयों को न खरीदकर चाइनीज माल को खरीदे और भारतीय बाजार पर अधिकार कर सके। इसलिए हमको एक अच्छे नागरिक होने के नाते स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करना है। इसमें आपके 8वां प्रश्न है श्रृंखला भंडार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्रृंखला भंडार वह है जो अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने वीर निर्देश पर सीधे वस्तुओं का निर्माण करा लेते हैं, यानी कि श्रृंखला भंडार है वो एक ही मालिक के अंडर में एक ही लोगों की अलग अलग कंपनियां होती है और वो
कंपनियां एक ही संस्था के द्वारा हैंडल की जाती है और उसमें वस्तुओं का जो निर्माण है वो सीधे फैक्ट्री से करा के भेजा जाता है, जिससे ये बहुत ही सस्ती पड़ती है। सीमांत एवं मुख्य श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। वह श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन यानी कि 6 माह काम करता है वह मुख्य श्रमिक कहलाता है, और जो 6 माह या 183 दिन से कम काम करता है वह सीमांत श्रमिक कहलाता है। आपके जो खंड ब है वो लघुरात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 1.5 नंबर का पूछा जाएगा। चौथा प्रश्न है मानव भूगोल के 1970 के दशक के प्रमुख उपागमों को सारणीबद्ध कीजिए। ये आपके जो मानव भूगोल के उपागमों की सारणी है उसे लिए गए। 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 3 नई विचारधाराओं मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ। इसमें आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है 1970 में किस कारण से 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ या कितनी विचारधाराओं का नया जन्म हुआ और कौन सी हुआ। इसमें आपके विचारधाराओं का जन्म होने का मुख्य कारण है मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से मानव भूगोल का अध्ययन। इसके कारण 3 नई विचारधाराओं का अध्ययन हुआ। इन विचारधाराओं का अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बन पाए, यानी कि जो मानव भूगोल है वो सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से जुड़ पाए, ये इसका सकारात्मक प्रभाव है। इसमें आपके जो प्रश्न है वो समझ आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसको यदि थोड़ा सा समझ करते हैं तो पूरे में से पूरे ला सकते हैं, बाकी रटनता आधारित इसमें आपके प्रश्न है वो कम पूछे जाते हैं। कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का लाभ कर सकता है, इसकी योजना का पूर्व अनुमान लगाइए, यानी कि इंटरनेट का क्या उपयोग है आपको इसके बारे में बताना है। वर्तमान युग में विकसित प्रौद्योगिकी के कारण देश की सरकार अत्यंत तीव्रता से देश के नागरिकों को सूचना प्रेषित करवा सकती है। वर्तमान में इंटरनेट सुविधा का उपयोग कर सूचनाओं का शीघ्रता से आदान प्रदान किया जा सकता है। उपग्रह प्रणाली के विकास से न केवल वर्तमान की बल्कि मौसम, जलवायु आदि की भविष्यवाणी संबंधित सूचनाओं को शीघ्रता से नागरिकों तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें आपको जो इंटरनेट का महत्व है उसके बारे में बताना है। छठा प्रश्न है सड़कों के उपयोग एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। सड़कों का आर्थिक दृष्टि से काफी महत्व होता है। इससे कच्चे माल, श्रमिकों, निर्मित माल आदि का आदान प्रदान आसानी से होता है। इससे देश में व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों का विकास होता है, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्ति होती है। स्थानीय व्यापार एवं परिवहन हेतु सड़कों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनसे छोटी दूरी के स्थल आसानी से जुड़े होते हैं। इनसे स्थानीय व्यापारियों को काफ़ी सुविधा मिलती है। इसका आपके जो महत्वपूर्ण फायदा है वो है कि छोटी दूरी के स्थल आसानी से जुड़े होते हैं। ये आप उपयोग या महत्व पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। इसमें आपको 1.5 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 3 या 4 पॉइंट लिखने हैं। सातवां प्रश्न है डैन्यूब जलमार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूरी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों में पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। यह टारना से विरिन तक नौकायन योग्य है। इस जलमार्ग से निर्यात किया जाने वाला प्रमुख पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी है। इस आपके परिवहन वाले लेसन में ये आपके जल मार्ग और रेल मार्ग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको प्रत्येक रेल मार्ग और जल मार्ग का जो एक दूसरे सिरों को जोड़ते हैं, दोनों सिरों का नाम और जिन जिन वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं इनका ध्यान होना चाहिए। और बीच में जो भी महत्वपूर्ण स्थान या कोई महत्वपूर्ण बंदरगाह आता है तो उसका भी ध्यान होना चाहिए कि ये बंदरगाह किस जल मार्ग पर स्थित है या ये स्टेशन कौन से रेलवे मार्ग पर स्थित है। यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न है जल क्रांति अभियान की जांच कीजिए। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में प्रारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को है वो जल उपलब्ध करवाना है। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह अभियान इस तरह बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए, यानी कि लोगों को पेयजल के साथ साथ कृषि के लिए भी जल उपलब्ध करवाया जाए, जिसके लिए खाद्यान्नों को उपलब्धता बढ़ा सके और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके। इस अभियान का कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। जो आपके कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनको इस जल क्रांति अभियान का महत्वपूर्ण लाभ मिला है। स्थायी चारागाहों की पहचान कीजिए, यानी कि स्थायी चारागाह क्षेत्र कौन से। स्थायी चारागाह क्षेत्र भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाए गए एक भू वर्गीकरण है। स्थायी चारागाह क्षेत्र की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का अधिकार होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है, जो कि इस संपूर्ण भाग के प्रतिशत में बहुत ही कम होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। यह आपसे पूछा जा सकता है खाली जगह या MCQ या अति लघुत्मक में कि ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता है। आगे आपके 10वां प्रश्न है भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप का परीक्षण कीजिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रारूप है पहले कौन सी वस्तुओं का आयात निर्यात होता था और वर्तमान में कौन सी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, इसको आपके तुलनात्मक रूप से देखना है। भारत के निर्यातों में कृषि एवं सामग्री उत्पादों का हिस्सा घटा है, जबकि पेट्रोलियम और अपरिष्कृत उत्पादों और अन्य वस्तुओं में वृद्धि हुई है। यानी कि भारत में पहले
कृषि और कृषि से संबंधित उत्पाद है उनका निर्यात किया जाता था, जबकि वर्तमान में पेट्रोलियम और अपरिष्कृत पदार्थ है उनका निर्यात किया जाता है, यानी कि अन्य देशों को भेजा जाता है। इसी प्रकार आयातों में पहले खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी एवं उपकरण आदि का आयात किया जाता था, जबकि वर्तमान में पेट्रोलियम तथा इसके उत्पाद, उर्वरक, रसायन एवं मशीन एवं उपकरण, मोती, रत्न, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं आदि के आयात में वृद्धि हुई, यानी कि भारत है वो वर्तमान में विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और रसायन मंगाता है। 11 है भू प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कीजिए, यानी कि भू प्रदूषण के प्रमुख कारण या स्रोत कौन कौन से, किन किन के कारण भू प्रदूषण होता है। भू प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार है: अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, पीड़कनाशी एवं उर्वरकों का उपयोग आदि। भू प्रदूषण के प्रमुख सन्निहित प्रदूषण निम्न है: मानव एवं पशु मल आदि, विषाणु तथा जीवाणु, रोग वाहक विरलन, कीटनाशक, उर्वरक, अवशिष्ट, फ्लोराइड, रेडियोधर्मी आदि। यह आपके जो है वो लघुत्मक प्रश्न थे। यह आपके प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होता है। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 3 से 4 लाइन यानी कि 40 से 50 शब्दों में देना है। आगे आपके खंड 6 है वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न से संबंधित है। इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा और अथवा में भी होगा। आपको यदि ऊपर वाला नहीं आ रहा तो आप इसके अथवा वाला भी कर सकते हो। 12वां प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए, यानी कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 3 वर्गों के अंतर्गत विभक्त किया गया। स्वामित्व के आधार पर आपके 3 प्रकार उद्योग होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। भारत आपके जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। सार्वजनिक उद्योग उस पर पूर्ण नियंत्रण और मैनेजमेंट सरकार का होता है। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है, यानी कि इसमें जो है मालिक कोई निजी व्यक्ति होता है। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग है आपके वो निजी क्षेत्र में हैं। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं, इसमें आपके कुछ हिस्सेदारी सरकार की और कुछ निजी कंपनियों की होती है। 12वें के अथवा में उच्च प्रौद्योगिक उद्योगों की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उच्च प्रौद्योगिक उद्योग यानी कि हाई टेक्नोलॉजी उद्योग है, उनकी कोई 3 विशेषता बतानी। उच्च प्रौद्योगिक उद्योग निर्माण प्रक्रिया में नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण ज्ञान, शोध और विकास के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये वैज्ञानिक और ज्ञान शोध पर आधारित उद्योग है। इसमें विशेष रिसर्च करके कोई वस्तु का उत्पादन किया जाता है। दूसरा, इसमें संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक सफेद कॉलर श्रमिक होता है, यानी कि इसमें जो श्रमिक है वो व्यावसायिक विशेष रूप से दक्ष श्रमिक होते हैं, जो कि सफेद कॉलर श्रमिक के नाम से जाने जाते हैं। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक, वास्तविक उत्पादन श्रमिक जिन्हें नीलक कॉलर श्रमिकों के नाम से जाना जाता है, श्रमिकों की संख्या से अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिक उद्योग में यंत्र, मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, कैड तथा निर्माण, धातु पिघलन एवं शोधन की इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक एवं औषधि उत्पाद रखते हैं, यानी कि उच्च प्रौद्योगिक उद्योग में विशेष रूप से मशीनों का निर्माण मशीनों के द्वारा ही किया जाता है और इसमें रसायन और नई नई वस्तुएं और नई नई औषधियाँ बनाई जाती है। इसमें आपके विशेष रूप से दक्ष श्रमिक काम करते हैं। 13वां प्रश्न है भारत में बॉक्साइट और तांबा उत्पादन क्षेत्रों के नाम लिखिए। यह आपके 3 नंबर का प्रश्न है, इसलिए आपके 1.5 नंबर का बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र और 1.5 नंबर के तांबा उत्पादक क्षेत्र। आपको 8 से 10 दोनों खनिजों के क्षेत्रों के नाम लिखना है। बॉक्साइट प्रमुख उत्पादक क्षेत्र ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। जो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है वो सबसे पहले लिखना है। यहाँ के उत्पादक क्षेत्र कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिर तथा कोरपुट जिले। झारखंड यहाँ पर लोअर डागा जिले की पेटलैंड्स में। गुजरात यहाँ पर भावनगर और जामनगर जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर अमरकंटक पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। 5वां आपके है मध्य प्रदेश, यहाँ पर कटनी, जबलपुर और बालाघाट जिलों में है वो बॉक्साइट पाया जाता है। महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों में बॉक्साइट पाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा है वो बॉक्साइट के गौण उत्पादक राज्य हैं। आपको इन खनिज क्षेत्रों के नाम भी ध्यान रखने हैं और इसको आपको मैप में भी दर्शाना आना चाहिए। आपके परीक्षा में खनिज क्षेत्र है वो मैप में पूछे जा सकते हैं या आपके खाली जगह में पूछे जा सकते हैं कि ये खनिज क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है। उसके बाद आपके तांबा उत्पादक क्षेत्र। तांबा उत्पादक क्षेत्र है झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, राजस्थान के झुंझुनू तथा अलवर जिले में। तांबा के गौण उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का अग्निगुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हासन जिले और तमिलनाडु का दक्षिण आरकाट जिला। ये भी आपको खनिज क्षेत्रों को मैप में दर्शाकर याद करना है, ध्यान रखना है। इसके अथवा में आपके है भारत के अब्रक और पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों के नाम लिखिए।
भारत के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है वो झारखंड जिले में निचले हजारीबाग पठार, आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में एवं राजस्थान में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, पश्चिम बंगाल, पुरुलिया, बांकुरा जिलों में भी अभ्रक के कुछ निक्षेप पाए जाते हैं। या आप पॉइंट में लिखो तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं या आपके लगेंगे भी अच्छे और आपकी राइटिंग भी बढ़िया लगेगी। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र ये एप्रिस्कट और अनेक औषधियों के साथ टर्शियरी काल के औषधि शैलों में पाया जाता है। इसके अनेक से उत्पादों प्रयोग उर्वरक, कृत्रिम रबर, दवाइयाँ, वैसलीन, मोम आदि बनाने किया जाता है। देश में मुख्यतः असम, गुजरात, मुंबई आई, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी में पेट्रोलियम पाया जाता है। यह आपके इसका प्रमुख उत्तर है। आगे आपके 14 प्रश्न है, भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। यानी कि ये जो कार्यक्रम है वो कब से प्रारंभ हुआ, किन किन क्षेत्रों में संचालित है, इसके क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, इसको आप कई खंडों में बांट कर लिखो तो अच्छा रहेगा। इसमें आप लिख सकते हो सम्मिलित क्षेत्र और अधिसूचना कब जारी हुई, इसके आपके सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल है, जो 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ऋतु प्रवास करने वाली गद्दी जनजातियां निवास करती है, जिनका आर्थिक आधार मुख्यतः कृषि और भेड़ बकरी पालन है। इसमें आपको पूछा जा सकता है भरमौर क्षेत्र में प्रमुख पाले जाने वाले पशु कौन कौन से हैं, यह आप है भेड़ और बकरी। 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना पर यह भी पूछा जा सकता है कि भरमौर में है वो समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत और कब लागू किए गए। ये आपके 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किए गए। इस परियोजना से इस क्षेत्र में विद्यालय, जन स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, सड़क संचार, विद्युत जैसी अवसंरचनाओं के विकास के साथ साथ साक्षरता में वृद्धि, लिंगानुपात में सुधार और बाल विवाह में कमी। इसका आपके जो प्रमुख सकारात्मक प्रभाव है और साक्षरता में वृद्धि हुई, जिसके कारण लिंगानुपात में सुधार हुआ और बाल विवाह में कमी आई। साक्षरता विशेषकर इसमें आपके महिला साक्षरता में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई। इसके अथवा में आपके इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। यानी कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहर कब प्रारंभ हुई, कहाँ तक विस्तृत है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर और ये 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। इस नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। चरण फर्स्ट का कमान क्षेत्र श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तरी बीकानेर में तथा चरण सेकेंड का कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिलों में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर विस्तृत है। कमान क्षेत्र विकास के तहत प्रारंभ किए गए वनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रम कारण इस क्षेत्र में हरियाली में वृद्धि एवं वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप में कमी आई, परंतु सघन सिंचाई के कारण जल भराव और मृदा लवणता जैसी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। नहरी सिंचाई के कारण इस क्षेत्र में प्रारंभिक फसलों चना, बाजरा, ज्वार आदि के स्थान पर गेहूं, कपास, मूंगफली, चावल की कृषि की जाने लगी। इसमें आपको सकारात्मक प्रभाव तो यह पड़े कि इस क्षेत्र की हरियाली में वृद्धि हुई, वायु अपर्दन में कमी आई और बालू निक्षेप में कमी आई। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव ये पड़े कि इसमें जल भराव की समस्या बढ़ी और मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण मृदा है वो बंजर होती जा रही है। इसका एक महत्वपूर्ण सकारात्मक या आर्थिक प्रभाव भी यह है कि इस क्षेत्र में लोगों ने खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलें बोना प्रारंभ कर दी, जिसके कारण उनकी आमदनी में भी वृद्धि हुई और उनको आर्थिक सुरक्षा भी मिली है। आपके जो खंड द है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और यह भी अथवा में दिया होगा। इसमें आपको विशेष रूप से किन्हीं 2 चीजों के बीच कोई अंतर पूछा जा सकता है। 15 प्रश्न है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको विशेष रूप से देखना है। चलवासी पशुचारण पुरानी दुनिया के देशों तक ही सीमित है, यानी कि ये प्राचीन क्षेत्रों में सीमित है। जहाँ वाणिज्य पशुधन पालन मुख्य रूप से नई दुनिया के देशों पर प्रचलित है, यानी कि जो विकसित देश है उसमें वाणिज्य पशुधन पालन होता है। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुचारक चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं, यानी कि इसका जो चारागाह है वो स्थायी नहीं होता है। वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में किया जाता है। इनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है, यानी कि वाणिज्य पशुधन पालन है वो एक निश्चित स्थान पर किया जाता है, जबकि चलवासी पशुचारण है इसका कोई स्थान निश्चित नहीं होता है। चलवासी पशुचारण की पद्धति में पशु प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं तथा बड़े होते हैं, उनकी विशेष रूप से देखभाल नहीं की जाती, यानी कि इसमें पूरा प्राकृतिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। वाणिज्य पशुधन पालन पशु को वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाला जाता है, उनकी विशेष देखभाल की जाती है और उनकी बीमार होने पर दवाइयाँ भी दी जाती है। चलवासी
धारक एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पशु एक ही साथ पाले जाते हैं। व्यापारिक अर्थात वाणिज्यिक पशुपालक उसी विशेष पशु को पालते हैं जिसके लिए क्षेत्र अनुकूल होता है, यानी कि इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण एक जीवन निर्वाह पद्धति है जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास और जीवन की अन्य सुविधाएं जुटाई जाती हैं। यानी कि चलवासी पशुचारण का मुख्य उद्देश्य है वो जीवन निर्वाह करना है। वाणिज्य पशुधन पालन दूध, मांस एवं खालों का आदि उत्पादन होता है जिसका अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार किया जाता है। यानी कि वाणिज्य पशुधन पालन का मुख्य उद्देश्य है वो आय प्राप्त करना है। चलवासी पशुचारण पालन पद्धति में चारे की फसल नहीं उगाई जाती और पशुओं को प्राकृतिक रूप से उगने वाले घास पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वाणिज्य पशुधन पालन में प्राकृतिक घास की कमी होने की अवस्था में चारे की फसलें लगाकर पूर्ति की जाती है। यानी कि वाणिज्य पशुधन पालन में आपके वो कृत्रिम पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जो मुख्यतः मानव श्रम प्रदान होता है। यानी कि चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से मानव की श्रम ही प्रदान होती है। वाणिज्य पशुधन पालन वैज्ञानिक ढंग से किया जाना एक व्यवस्थित और पूंजी प्रदान व्यवसाय है। यानी कि इसमें पूंजी खर्च की जाती है, जबकि चलवासी पशुचारण में कोई पूंजी खर्च नहीं की जाती। चलवासी पशुचारण के विश्व में 3 प्रमुख क्षेत्र है। जैसे इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप है। ये आपके जो प्रमुख क्षेत्र है इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको मैप में दर्शाने के लिए भी पूछा जा सकता है और लघुरात्मक प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। वाणिज्य पशुधन पालन में न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। ये भी आपको मैप में दर्शाने के लिए पूछा जा सकता है। इसके अथवा में आपके हैं मिश्रित कृषि एवं डेयरी कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपके दोनों प्रश्न है वो एक ही पार्ट से लिए गए हैं। इसमें आपके जो प्रश्न अथवा में भी आएगा वो उसी पार्ट से संबंधित होगा। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। यानी कि इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ होते हैं। डेयरी कृषि में दुधारू पशु एवं अन्य पशुओं पालने संबंधी कार्य किया जाता है, जबकि इसमें फसल उत्पादन का कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसमें केवल पशुओं को पाला जाता है। मिश्रित कृषि में फसलों के साथ साथ पशु यथा मवेशी, भेड़, सूअर एवं कुक्कुट आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। यानी कि इसमें फसलों के साथ पशुओं से भी आय प्राप्त होती है, जबकि डेयरी कृषि में आय केवल पशुओं के उत्पादों से प्राप्ति होती है। मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिम यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूरी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। ये आपके जो यूरेशिया है ये यूरोप और एशिया का सम्मिलित क्षेत्र है। ये आपके मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। विश्व में वाणिज्य स्तर पर डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र। सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी पश्चिम यूरोप का क्षेत्र, कनाडा का दक्षिण पूर्वी भाग तथा न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया क्षेत्र। ये आपके डेयरी कृषि के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मिश्रित कृषि का मुख्य कार्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से दूर शहरों में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भूमि की उपलब्धता रहती है और फसल उगाने और पशुपालन हेतु अन्य संसाधन भी उपलब्ध रहते हैं। यानी कि मिश्रित कृषि का प्रमुख कार्य वो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि डेयरी कृषि कार्य नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र ताज़ा दूध और अन्य डेयरी उत्पाद जैसे दही, मक्खन के अच्छे बाजार होते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध होती है और इनको आसानी से परिवहन भी किया जाता है। यानी कि शॉर्ट में देखें तो मिश्रित कृषि है वो ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, जबकि डेयरी कृषि है वो नगरीय क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। पांचों, इसमें फसलों में अंतराल के कारण कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तथा पशुपालन भी बड़े पैमाने पर वाणिज्य स्तर पर नहीं होने के कारण अधिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि मिश्रित कृषि में वो श्रमिकों अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि डेयरी कृषि में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्य के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें कोई अंतराल नहीं होता है। मिश्रित कृषि का प्रचलन प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। पहले लोग फसलों के उत्पादन के साथ पशुपालन का भी कार्य करते ताकि उन्हें पशु उत्पाद भी प्राप्त हो सके और फसलों के साथ चारे के उत्पादन होने से वे पशुपालन आसानी से कर सकते हैं। यानी कि मिश्रित कृषि वो प्राचीन समय से चली आ रही है। डेयरी कृषि का विकास वर्तमान समय में हुआ है। इस कृषि का विकास वाणिज्य स्तर पर किया जा रहा है। डेयरी कृषि दुधारू पशुओं के पालन का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। मिश्रित कृषि में पशुओं के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि डेयरी कृषि में पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, पशु चिकित्सा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। मिश्रित कृषि में विकसित कृषि यंत्र, इमारत और रासायनिक खाद के ज्ञान के प्रयोग, यंत्रीकरण आदि पर अधिक व्यय नहीं किया जाता है, जबकि डेयरी कृषि में इन वस्तुओं पर अधिक व्यय किया जाता है। दूध के भंडार और दूध को सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया जाता है। आपके जो 16वां प्रश्न है वो है बाजरा एवं ज्वार की भौगोलिक परिस्थितियों एवं उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यानी कि बाजरा और
जवार को बोलने और उत्पादन के लिए किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए और ये किन किन क्षेत्रों में होता है। भारत में जवार की कृषि परिस्थितियां तथा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर जवार बोया जाता है। यह दक्षिण एवं मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश की आधे से अधिक जवार का उत्पादन करता है। इसमें आपके प्रत्येक फसल में 2 से 3 राज्य ध्यान रखना है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। दक्षिण राज्यों में ये खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में ये खरीफ की फसल है। जवार आपके है वो दक्षिण राज्यों में दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, जबकि उत्तर भारत में ये विशेष रूप से खरीफ की फसल है। ये मुख्यतः जवार आपके चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में वर्षा आधारित फसल है, जहाँ इसकी उत्पादकता कम है। दूसरा है भारत में बाजरा की कृषि परिस्थितियां तथा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। ये फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। ये एकल और मिश्रित दोनों फसलों के रूप में बोया जाता है, यानी कि यह फसल अकेला बाजरा बोया जा सकता है और अन्य फसलों के साथ भी बोया जा सकता है। यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.2% भाग पर बोई जाती है। बाजरा प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा है। वर्षा निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान की इसमें उत्पादकता कम है। कुछ वर्षों सूखा प्रतिरोध किस्मों के आगमन से गुजरात और हरियाणा में सिंचाई सुविधा के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। 16 में आपके अथवा में है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और भारत के किसान पोर्टल का वर्णन कीजिए। यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है, परंतु आज़ादी के समय यहाँ कृषि की दशा अत्यंत दयनीय रही है। सरकार ने समय समय पर कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रयास किए हैं, जिससे कृषि का विकास संभव हो पाया है। इसी क्रम में सरकार ने राष्ट्रीय सतत मिशन NMSA प्रारंभ किया गया है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशिष्ट, एकीकृत या समग्र कृषि प्रणाली को बढ़ावा देकर और उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि PKVY और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, यानी कि इस राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य है वो जैविक खेती को बढ़ावा देना। सरकार द्वारा किए गए प्रयास से कृषि की दशा में काफी सुधार हुआ है तथा कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। उत्पादन और उत्पादकता में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इसका आपके दूसरा पार्ट है किसान पोर्टल। कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है। यहाँ किसानों के लिए बीमा, कृषि भंडारण, फसलों विस्तार गतिविधियों, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। यहाँ उर्वरकों, बाजार मूल्यों, पैकेज और प्रथाओं, कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के विवरण भी दिए जाते हैं। या मिट्टी की उर्वरता, भंडारण, सीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर का विवरण, प्रशिक्षण आदि एक इंटरेक्टिव मानचित्र में उपलब्ध है। यहाँ से उपयोगकर्ता फार्म फ्रेंडली हैंडबुक, योजना दिशा निर्देश आदि भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपके किसानों के लिए किसान पोर्टल एक ऑनलाइन मंच है। 17% है वो आपके विश्व के मानचित्र से संबंधित होगा और इसमें आपको कोई 4 स्थान दिए होंगे। ये 2 नंबर का होगा, आपको मानचित्र दिया होगा, उसमें दर्शन होगा। इसमें आपको कोई भी पतन या जो आपके हवाई अड्डे हैं वो पाठ्य पुस्तक में जो मैप है उनमें से पूछा जा सकता है, या कोई कृषि है उनके क्षेत्र पूछे जा सकते हैं, या पशुचारण जो है उनके क्षेत्र पूछे जा सकते हैं। यह आपके पाठ्य पुस्तक में से ही आएगा। इसमें आपके पूछा गया दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। इसमें आपके जो दक्षिणी अमेरिका है ये आपके यहाँ है दक्षिणी गोलार्ध में, और अफ्रीका है वो 0 डिग्री रेखा के पास, ये 0 डिग्री रेखा है अफ्रीका के बीच से गुजरती है। और एशिया आपके जिस तरफ भारत है उधर उत्तरी गोलार्ध में है। और अंटार्कटिका आपके है वो सबसे नीचे वाला महाद्वीप अंटार्कटिका है। उसके बाद आपका 18% है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय वायुपतनों को अंकित कीजिए। यह आपके जो अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन यानी हवाई अड्डे हैं उनको दर्शाना। यह आपके भारत का मैप होगा। इनमें आपसे कोई भी नगर या किसी भी फसल के विशिष्ट उत्पादक क्षेत्र या पतन भी पूछे जा सकते हैं। इसमें आपके जो श्रीनगर है वो आपके यहाँ जम्मू कश्मीर में स्थित है। अहमदाबाद है वो गुजरात में, और गुवाहाटी है वो असम में, और भुवनेश्वर है वो ओडिशा में स्थित है। ये आपके मैप से संबंधित प्रश्न होगा। ये मैप भी आपके भारत भूगोल की किताब से ही आएगा। जो आपके पाठ्य पुस्तक मैप दिए हैं उन्हीं में से आएगी। ये बहुत ही ईजी आता है, आप 2-2 नंबर, ये 4 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद साथियों, ये आपका आज का सेशन के सभी प्रश्न समाप्त हुए। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। आपको इसी चैनल पर कक्षा 12 के सभी विषयों के मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस मॉडल पेपरों का फायदा मिल सके और इस
इस वीडियो की आपको जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। हमारे टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय